यस सर। तो अपने डिस्कशन को आगे हम बढ़ाते हैं। जो कल हमने छोड़ा था, रिलेशनल मॉडल हमें डिस्कस करना था। तो रिलेशनल मॉडल में जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बेसिकली रिलेशनल मॉडल क्या है। RDBMS जो हम बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो तुम्हारे ओरेकल, एसक्यूएल वगैरह, ये सब क्या है, रिलेशनल मॉडल के डेटाबेसेस हैं। तो रिलेशनल मॉडल में क्या है बेसिकली कि वी हैव द टेबल्स। इसमें टेबल्स होती हैं रो और कॉलम के फॉर्म में। तो टेबल्स हमारी 2 डायमेंशनल टेबल होती हैं, जिनको हम बोलते हैं, टेबल का एक नेम होता है, और वो जो टेबल का नेम है वो हमारा रिलेशन है। मतलब नेम ऑफ द टेबल रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द रिलेशन। तो टेबल में रोज और कॉलम होती हैं, और जो कॉलम नेम है, कॉलम नेम रिप्रेजेंट्स द एट्रीब्यूट्स। बेसिकली जो टेबल नेम है दैट इज द रिलेशन, और उसको हम एंटिटी भी बोलते हैं। ER मॉडल जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेसिकली ER मॉडल में रिलेशन नेम, दैट इज द नेम ऑफ द टेबल, रिप्रेजेंट सम एंटिटी। तो एंटिटी से मतलब कि जैसे हमारा कोई भी डेटाबेस हम बनाते हैं, सपोज स्टूडेंट का बनाया, तो हमने क्रिएट टेबल कमांड यूज करी। क्रिएट टेबल कमांड से हमने टेबल बनाई, और बाकी कमांड्स तुम लैब में देख ही रहे होगे। DBMS की लैब जो हो रही है, तो उसमें जो कमांड्स वगैरह यूज हो रही हैं, तो उन्हीं कमांड्स का यूज करना है हमें सारी जगह। तो अब इसमें रिलेशन में क्या है कि रोज और कॉलम होते हैं। तो रोज को हम बोलते हैं टपल्स, यानी एक सिंगल रिकॉर्ड। सपोज अगर हमने स्टूडेंट नाम का डेटाबेस बनाया, तो स्टूडेंट हो गया टेबल नेम या फिर हमारा रिलेशन नेम। और स्टूडेंट में जितने भी स्टूडेंट आते जाएंगे, जैसे तुम बोर्ड के डेटाबेस में जब रजिस्ट्रेशन करते हो फर्स्ट ईयर में, तो हर एक स्टूडेंट का अपना रिकॉर्ड जो मांगा जाता है, एज है, DOB है, क्लास ईयर वगैरह, तो वो सारा रिकॉर्ड एक रो में फिल हो जाता है। और जब एक रो में फिल हो जाता है, तो उस रो को हम बोलते हैं टपल। और एक डेफिनेशन होती है डिग्री, डिग्री ऑफ द रिलेशन। तो डिग्री ऑफ द रिलेशन इज बेसिकली द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट इन द रिलेशन। तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट से हमारा मीनिंग ये है कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट्स द कॉलम्स, यानी कॉलम्स के थ्रू हम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के जितने भी फील्ड होंगे, नेम है, एज है, DOB है, कॉन्टैक्ट नंबर, वो सारे एक एक कॉलम में आते जाएंगे। अब कॉलम नेम अगर नेम है, तो वो सारे स्टूडेंट के नेम अलग अलग रो में आते जाएंगे। इसी तरह कॉलम में अगर तुम्हारा एज है, तो सभी स्टूडेंट की एज अलग अलग रो में आती जाएगी। कंप्लीट रो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए होती है। तो इस तरह हमारा जो डेटाबेस में है वो रोज एंड कॉलम्स हैं, और एट्रीब्यूट्स कॉलम्स में होंगी और रोज में रिकॉर्ड होंगे, जिनको हम टपल बोलते हैं। और जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं वो अलग अलग कॉलम के थ्रू रिप्रेजेंट की जाएंगी, और जिनका एक डेटा टाइप भी होगा। जैसे नेम होगा तो स्ट्रिंग टाइप होगा, एज होगी इंटीजर टाइप होगी। तो अलग अलग
ये हमारे जो कॉलम्स हैं उनकी एट्रीब्यूट्स हैं, तो सभी एट्रीब्यूट्स का डेटा टाइप भी होगा, और कुछ डेटा टाइप के साथ हम साइज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक टर्म आता है नल वैल्यू। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई सेल है हमारी, सेल का मतलब कि रो और कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट। जैसे मैं इसको तुम्हें एक वो करके बता देता हूँ। एक टेबल हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से इंसर्ट की एक टेबल। तो एक टेबल इंसर्ट की, तो इसमें हम लिखते हैं स्टूडेंट डेटाबेस एज ए रिलेशन। तो टेबल, अब ये हमारी हो गई, इस टेबल का नाम हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, नेम स्टूडेंट का। टेबल नेम में हमारे डेटा टाइप रिप्रेजेंट नहीं होते हैं जब हम क्वेरी लिखते हैं, तो दे कैन बी शोन देयर। तो नेम हो गया स्टूडेंट का, एज हो गया, सपोज यहाँ पे हमने डीओबी या डीओबी लिख दिया। तो इसमें क्या है कि डेटा टाइप हमारे एक्स्ट्रा होते हैं, यानी जो क्वेरी लैंग्वेज होती है इसमें बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं। एक डेट टाइम टाइप का भी डेटा टाइप होता है। जैसे डीओबी वगैरह लिखते हैं, तो डीओबी लिखने के कई फॉर्मेट होते हैं, एम एम डी डी वाई वाई, या डी डी एम एम वाई वाई, या फिर स्लैश करके, डैश करके, तो या फिर यूरोपियन स्टाइल January 6, 2000 दिस। तो एक डेटा टाइप यहाँ होता है डेट टाइप का। तो वो इस तरह के जो फॉर्मेट होते हैं, जो डेट का फॉर्मेट लिखा जाता है, उसमें आता है। एज हमारा इंटीजर टाइप का होगा, नेम जो है स्ट्रिंग या वैरचर टाइप का होगा। इसी तरह यहाँ मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो तुम, तो मोबाइल नंबर को स्ट्रिंग टाइप में ले लोगे। तो अब जितने भी स्टूडेंट होंगे, जैसे पहला स्टूडेंट है कोई सा भी, तो उसका नाम आएगा, एज आएगा, डीओबी आएगी, मोबाइल नंबर आएगा। अब सपोज करो कि किसी स्टूडेंट के पास मोबाइल नहीं है, तो क्या वो एंट्री नहीं कर पाएगा डेटाबेस की? अगर एडमिनिस्ट्रेटर ने उसको डिक्लेयर कर रखा है कि ये मैंडेटरी है, जैसे स्टूडेंट की एज मैंडेटरी होगी, नेम मैंडेटरी होगा, लेकिन मोबाइल नंबर कोई जरूरी नहीं है कि सब जगह मैंडेटरी हो, तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो ऑप्शनल है तो तुम वहां पे ब्लैंक छोड़ सकते हो। और ब्लैंक मतलब नल वैल्यू। तो ये जितने वो दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, ये एक सेल है। पहली रो में जितनी सेल होंगी उतनी ही दूसरी रो में होंगी। तो कंप्लीट रो को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। एक स्टूडेंट का कंप्लीट रिकॉर्ड हो गया, दूसरी रो पे दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड, तीसरी में तीसरे का। इस तरह डिफरेंट रिकॉर्ड्स हमारे फिल होते जाएंगे, और जितने चाहें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे, रिकॉर्ड फिल होते जाएंगे। तो अब जो ये नेम है कॉलम में, जैसे नेम, एज, ये सब क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट की, एट्रीब्यूट्स हैं। और इनके अपने अलग अलग डेटा टाइप होंगे। इसमें एक चीज और, कि जितनी सेल हैं, किसी भी सेल में मल्टीपल वैल्यूज नहीं आएंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मोबाइल नंबर तुम चाहो कि एक नंबर कॉमा दो नंबर, वो जब मल्टीपल वैल्यूज हमें लेनी होंगी तो उनको हम फिर अलग टाइप से देखेंगे कि रिलेशन को कंबाइनिंग या ज्वाइनिंग करके कैसे किया जाता है। लेकिन इन जनरल के वी डोंट हैव मल्टीपल वैल्यूज इन ए सेल। तो सेल में बेसिकली क्या होता है, एक फील्ड होता है, और जो कंप्लीट रो बना तुम्हारा, ये एक रिकॉर्ड हो गया जिसको हम टपल भी बोलते हैं। तो ये जो हम नल वैल्यू की बात कर रहे थे,
तो नल वैल्यू क्या हो सकती है हमारी, जीरो हो सकती है या ब्लैंक हो सकती है या एम्प्टी स्ट्रिंग हो सकती है। जैसे कभी कभी होता है स्टूडेंट का नेम और सरनेम मांगा जाता है किसी फॉर्म में, तो कोई कोई स्टूडेंट है जिसका कोई सरनेम नहीं लिखा होता नेम के आगे, तो सरनेम बिना सरनेम के भी एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं हो सकता कि सरनेम। तो ऐसी सिचुएशन में वहां पे एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी। एम्प्टी स्ट्रिंग तुम लोग जानते हो कि डबल कोट्स के अंदर कुछ भी ना लिखो, वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया। तो इस एग्जांपल से तुम्हें ये रिलेशनल डेटाबेस का फॉर्मेट और उसके डिफरेंट टर्म्स समझ में आ गए होंगे। अब इसमें क्या है, कंस्ट्रेंट्स भी लगाए जाते हैं। इसकी जब डेफिनेशन बनाई जाती है टेबल की, तो कंस्ट्रेंट ऐसे लगाए जाते हैं कि जैसे कोई फील्ड है, तो अगर हमने उसमें नॉट नल लिख दिया डेफिनेशन के टाइम, क्रिएट टेबल के टाइम, तो नॉट नल अगर लिख दिया तो क्या होगा कि वो फिर फील्ड मैंडेटरी हो जाएगा। उस फील्ड को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एम्प्लॉय का मैंने ये बनाया है, तो एम्प्लॉय टेबल नाम से है ये टेबल का नाम। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हो गए जो ऊपर ऊपर अपीयर हो रहे हैं, और जितनी रो हैं वो सब टपल्स हैं। तो ये एम्प्लॉय नंबर है, 1023, 1049, 10 समथिंग, ये एम्प्लॉय नंबर है। एम्प्लॉय नेम हो गया, एज हो गया, सैलरी हो गई। तो ये सब क्या है हमारे एम्प्लॉय टेबल के डेटाबेस के अंदर वैल्यूज हैं। तो अब किसी भी टेबल में, जैसे सपोज करो इस टेबल में 4 रो हैं, तो अगर हम इसका डोमेन देखना चाहें, एम्प्लॉय नंबर का डोमेन, डोमेन हमेशा होगा करस्पॉन्डिंग टू ए एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब कॉलम नेम। तो जो एट्रीब्यूट है, पानी ले आओ बेटा। जो हमारी एट्रीब्यूट है कॉलम के टॉप पे लिखी हुई, इनका एक डोमेन होता है। तो जितनी ये वैल्यूज हैं दिख रही हैं, दिस फर्स्ट कॉलम में जो दिख रही हैं, ये है हमारा डोमेन फॉर एम्प्लॉय नंबर के लिए। इसी तरह जितने नेम हैं, ये है डोमेन फॉर एम्प्लॉय नेम के लिए, एंड सो ऑन। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी टेबल बनी है, इस टेबल में एक बात आती है सामने कि कोई भी दो रो पूरी तरह से सिमिलर नहीं हो सकती है। कोई भी दो रो पूरी तरह से दो सिमिलर नहीं हो सकती हैं। ऑलवेज रिमेम्बर, मतलब ऑल द, मतलब जो कपल है, कभी कभी तुमने देखा होगा कि जैसे स्टूडेंट के केस में सब कुछ सेम होता है। कभी कभी जैसे अपने इंस्टीट्यूट में पिछले साल एक केस था कि कोई स्टूडेंट था, उसके मदर और फादर का भी नेम सेम था। मतलब जो दो स्टूडेंट एक नाम के थे, जो पहले के मदर फादर का नेम था वही दूसरे के भी उसको मदर फादर का नेम था। तो ऐसे केसेस में, लेकिन देखो, मदर फादर नेम सेम है तो एड्रेस तो सेम होगा नहीं, कॉन्टेक्ट नंबर सेम होगा नहीं, डीओ भी सेम होगा नहीं। हो भी सकता है कोई तो ऐसा फील्ड होगा जो डिफरेंट होगा, कम से कम वेट डिफरेंट होगा बच्चे का, एड्रेस तो डिफरेंट होगा ही। तो मतलब कहने का ये है कि कोई भी दो रो सिमिलर नहीं हो सकती। कम से कम एक वैल्यू ऐसी जरूर होगी कि दो रो में जो डिफरेंट होगी। अगर एक रो में 25 वैल्यू हैं, स्टूडेंट या एम्प्लॉय जो भी है, तो 25 वैल्यू में से 25 की 25 सेम नहीं हो सकती दो रो में, कम से कम एक डिफरेंट होगी। तो ऐसी कोई ना कोई यूनिक चीज होगी। सपोज करो, मान लेते हैं एक बार को कि स्टूडेंट के सारे फील्ड सेम है, मदर नेम भी सेम है, फादर नेम भी सेम है, या ऐसे मान लो कि
एक मदर फादर के दो बेटे हैं, दोनों ट्विंस हैं, और दोनों के नाम उन्होंने सिमिलर रख दिए, सेम रख दिए। तो अब क्या होगा, मदर नेम सेम होगा, फादर नेम सेम होगा, एड्रेस भी सेम होगा, कॉन्टेक्ट नंबर अगर घर का मोबाइल नंबर या फोन नंबर है तो वो भी सेम होगा। तो क्या चीज डिफरेंट होगी? गैस और मेक एन आइडिया, व्हाट विल बी द डिफरेंट? सर सर रोल नंबर चेंज हो सकता है, हाँ एग्जैक्ट। उसका सीरियल नहीं, रोल सीरियल नंबर नंबर सेम चेंज हो नहीं हो सकता है। सकता, रोल नंबर सेम नहीं हो सकते। ठीक है, इसका मतलब सर ये वो है। सेम नहीं सर, डिफरेंट। क्या चीज? सर वो डिफरेंट हो सकते हैं रोल नंबर। मतलब सर कहने रोल का नंबर ये है, सबके अलग अलग होते हैं सर। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि कम से कम ऐसी चीज जो है रोल नंबर, इवन इफ के मतलब ट्विंस अगर दो हैं, एक फादर के एक ही घर में रह रहे हैं और दोनों के नाम भी फादर ने सेम रख दिए, तो सब कुछ सेम होगा, लेकिन कॉलेज के लिए उनका क्या डिफरेंट होगा? रोल नंबर, या बेटर कहो एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, तो ये ऐसा कॉलम जो हर एक रो को यूनिकली स्पेसिफाई करता है। एनरोलमेंट नंबर से ही स्टूडेंट का सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा बोर्ड के पास। बोर्ड एनरोलमेंट नंबर डालेगा अपने डेटाबेस में तो स्टूडेंट का सारा डेटाबेस खुल के आ जाएगा सामने। तो ऐसा फील्ड या ऐसा कॉलम जो, अच्छा ये एक लड़की है, एक महक सोनी, ये हमेशा क्लास के बीच कॉल क्यों करती है? तो मैं ये बता रहा था कि हर एक टेबल में ऐसा एक कॉलम होगा जिसकी हर वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, देखो एम्प्लॉय नेम दो लोगों के नाम सेम हो सकते हैं, एज सेम हो सकती है, सैलरी सेम हो सकती है, इवन कॉन्टेक्ट नंबर भी सेम हो सकता है, एड्रेस भी सेम हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉय नंबर दैट इज गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू एम्प्लॉय, वो हमेशा क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो ऐसे कॉलम को या ऐसी फील्ड को हम बोलते हैं प्राइमरी की। हमें एक की बनानी होती है, अभी हम कीज डिस्कस करेंगे बाद में, तो उसमें आएगा टर्म प्राइमरी की। तो प्राइमरी की समझ गए होंगे कि उस कॉलम का नेम लेते हैं जो जिसकी हर एक वैल्यू डिफरेंट होगी। इनमें से तुम देख सकते हो कि अगर हमने स्टूडेंट का डेटाबेस बनाया हुआ है तो स्टूडेंट का जो हर एक स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होगा वो एनरोलमेंट नंबर होगा। बाकी तो स्टूडेंट की एज, डीओबी, नेम भी सेम हो सकता है, जरूरी नहीं कि सारे फील्ड सेम हो, लेकिन कुछ फील्ड तो सेम हो ही सकते हैं। तो आई थिंक अब इसमें थोड़े से टर्म, और जैसे मैंने बताया कि जो ये ऑर्डर है रो का, इसका कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर ऑफ रो का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर हमारे लिए। मतलब ये है कि डेटाबेस में कोई भी रो किसी भी ऑर्डर में आ जाए, उसका कोई मतलब नहीं है। इसी तरह कॉलम के ऑर्डर का भी कोई मतलब नहीं है। सैलरी कॉलम चाहे तो पहले रख दो, एज बाद में रख दो, कोई किसी भी प्लेस पर रख दो। हमें रिलेशनल डेटाबेस से मतलब है कि कितने कॉलम हैं, कॉलम का एट्रीब्यूट क्या है, नेम क्या है, और कितने रोज हैं, मतलब कितने रिकॉर्ड हैं, और किसी भी ऑर्डर में रिकॉर्ड हमारे पड़े हों, डजेंट मैटर। तो ये जो है, जब हम तुम लोग बोर्ड की डेटाबेस में जब अपना एनरोलमेंट या अपना रजिस्ट्रेशन करते हो, तो वहाँ के अगर आरडीबीएमएस यूज कर रहे हैं तो वहाँ के अगर डेटाबेस में तुम देखोगे तो वहाँ पे क्या है कि कॉलेज के हिसाब से बना हुआ डेटाबेस। कॉलेज वहाँ पे कोई एक डेटाबेस तो होगा नहीं, बहुत सारे डेटाबेस होंगे, जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल का अलग डेटाबेस होगा, कॉलेज का अलग होगा, ब्रांच का अलग होगा, स्टूडेंट का अलग होगा, मार्कशीट का अलग होगा, मैनी टाइप ऑफ डेटाबेसेस देयर देयर। ठीक है, तो इसमें हम क्या है कि कुछ टर्मिनोलॉजी हैं। एक रिलेशन जो मैंने बताया, बेसिकली रिलेशन क्या है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेट थ्योरी। और रिलेशन क्या है? एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट तुमने पढ़ा होगा सेट थ्योरी में कि वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, और दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं तो हर एक एलिमेंट ए का और हर एक एलिमेंट बी के, बी से,
ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट से कॉमा करके हम लिखते जाते हैं जब रिलेशन बनाते हैं। आई थिंक यू आर रिमेम्बरिंग, या पढ़ भी रहे होगे इस समय मैथ में। तो हमें खैर मैथ के उस फील्ड से ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन इसका जो फाउंडेशन स्टोन है आरडीबीएमएस का, दैट इज द सेट थ्योरी। तो रिलेशन मैथ में भी ऐसे ही पढ़ते थे हम। गिवन टू सेट्स वेयर रिलेशन इज डिफाइंड एज आर सच दैट ब्रैकेट में x कोमा वाई वेयर x बिलोंग्स टू सेट ए एंड y बिलोंग्स टू सेट बी, ऐसा पढ़ते थे। तो डोमेन अभी जो मैंने बताया, सेट ऑफ परमिसिबल डेटा वैल्यूज, यानी जो वैल्यूज हैं उस टाइम टेबल में उस फील्ड की, वो डोमेन है। अब इसमें कुछ क्या है टर्मिनोलॉजी। एट्रीब्यूट वैल्यू मैंने बता ही दिया तुम्हें। एग्जाम्पल्स, तो अब रिलेशनल मॉडल में की कुछ टर्मिनोलॉजी है। तो जो मैंने बताया है उन्हीं सब पॉइंट्स को इस पे लिखा हुआ है। चाहो तो तुम लोग एक बार रीड आउट कर लो, और इसमें जो टर्म ना समझ में आए वो डिस्कस कर सकते हो। रीड आउट दिस एंड मैंने मोस्टली तो अब एक्सप्लेन कर ही दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से इसको रीड आउट कर लो। वी आर हैविंग 10 minutes मोर। ये जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, एन एंट्री एट द इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम इज एटॉमिक, जो मैंने बताया एक सेल, वो केवल सिंगल वैल्यूड होगा, वो दो वैल्यूज नहीं ले सकता है। जैसे हम डोमेन की बात करें, तो नेम का जो डोमेन होगा वो सेट ऑफ नेम्स ऑफ पर्संस, एम्प्लॉय एज का होगा वैल्यूज बिटवीन जो भी परमिसिबल वैल्यूज हैं। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। डेटाबेस स्कीमा की हम बात करते हैं। तो डेटाबेस स्कीमा बेसिकली क्या है कि जो हम ये फॉर्मेट लिखते हैं ना, स्कीमा रिप्रेजेंट्स क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। स्कीमा बेसिकली रिप्रेजेंट्स के रिलेशन नेम और ब्रैकेट में सारे कॉलम्स की, यानी एट्रीब्यूट्स की नेम, रिलेशन नेम कोमा, जैसे ये लिखा हुआ है मैंने फॉर एग्जांपल, ये एम्प्लॉय लिखा हुआ है नीचे, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय हो गया टेबल नेम, और इधर ये नेम हो गया कॉलम नेम, डिजिग्नेशन भी कॉलम में आएगा, डिपार्टमेंट भी। और इनके साथ अगर हम इनके डेटा टाइप कोमा इसकी साइज भी एक्सप्रेस कर दें, तो ये हमारे लिए एक तरह से स्कीमा हो गया।
जो हम बात कर रहे हैं डेटाबेस स्कीमा की, तो ये फॉर्मेट दिखाता है कि टेबल का फॉर्मेट क्या है। स्कीमा सिंपली शोज कि उस टेबल का नाम क्या है और उस टेबल में फील्ड कौन कौन से हैं और फील्ड की डेटा टाइप क्या है। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं स्कीमा में, जैसे प्राइमरी की क्या है। प्राइमरी की मैंने बताई ना, प्राइमरी की इज द नेम ऑफ दैट कॉलम which uniquely represents the table, मतलब यूनिकली रिप्रेजेंट्स द सॉरी रिकॉर्ड। अगर हम जो ये कॉलम का नेम ले लें जिसको हम प्राइमरी की बोलते हैं, तो उससे हमारा पूरा रिकॉर्ड यूनिकली स्पेसिफाई हो जाएगा, तो वो प्राइमरी की है। तो इस स्कीमा में क्या है कि ये तो मैंने अभी सिंपल लिखा, रिलेशन नेम और फील्ड नेम्स, इनकी डेटा टाइप नहीं लिखे, और साइज प्राइमरी की, और इसके अलावा कंस्ट्रेंट्स भी हम लिखते हैं। कंस्ट्रेंट से मतलब ये होता है कि जैसे अगर स्टूडेंट से हमें नेम फिल करवाना है, तो नेम को ब्लैंक नहीं लिया जा सकता। अगर तुम नेम नहीं भरोगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसी तरह अगर कांटेक्ट नंबर तुम्हारा मैंडेटरी है किसी फॉर्म में, तो कांटेक्ट नंबर तुम्हें भरना ही पड़ेगा, चाहे गलत भरो या सही भरो। तो कंस्ट्रेंट्स में हमारा एक चीज और आती है कि उसमें ये भी चेक करते हैं कि कितने डिजिट का, जैसे नेम है तो, या पासवर्ड है सपोज, जब हम पासवर्ड देते हैं, जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसमें कंस्ट्रेंट्स लगे होते हैं कि कैरेक्टर 6 से 14 डिजिट और एक डिजिट होना चाहिए, मतलब कैरेक्टर इतनी साइज का हो, या 6 कैरेक्टर से लेके अल्फाबेट इतने हो, एक स्मॉल केस, एक अपर केस, एक स्पेशल सिंबल। तो इस तरह के जो कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं। दूसरा कंस्ट्रेंट्स हम किस पे लगा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर पर, कि अगर तुम मोबाइल नंबर फिल कर रहे हो, तो अगर तुम 8 डिजिट का भर दो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा फोन। वो इसलिए नहीं करेगा कि वहाँ कंस्टेंट्स डेफिनेशन में लगा हुआ है, इट मस्ट बी ऑफ 10 डिजिट। इसी तरह कि कई फील्ड में, अब जैसे तुम जब फॉर्म भरते हो, तो अगर 14 साल से कम हो, या उसकी जो अपर एज, अपर लिमिट है नहीं है, दैट डजंट मैटर। तो अगर तुम 14 से कम साल वाला कोई बच्चा उसमें रजिस्टर करता है एंट्रेंस के एग्जाम को फिल करने के लिए, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि कंस्टेंट लगा हुआ है कि जो डीओबी है वो इस लिमिट से ऊपर की हो, इस डेट से पीछे की होगी, तो वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसको हम बोलते हैं कंस्टेंट। तो वो सारी चीजें मिला के हमारा डेटाबेस स्कीमा बनता है। इस स्लाइड को एक बार रीड आउट कर लो। तो ये हो गया स्कीमा। एक चीज तो मैंने बताई दी है तुम लोगों को, ऑर्डरिंग। तो ऑर्डरिंग डजेंट मैटर, जो टेबल, कॉलम का ऑर्डर और टपल्स का ऑर्डर, दैट डजेंट मैटर।
अभी क्या है कि 2-3 मिनट बाद ये अ, हमारा क्लोज हो जाएगा, तो 10 थोड़ी देर के लिए तुम दोबारा से जुड़ जाना, मैं दोबारा से वो चला लूंगा। ठीक है, तो भागना मत। तो ये मैं बता ही चुका हूँ कि जो सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ कॉलम्स हैं लेफ्ट टू राइट इज इनसिग्निफिकेंट। इसी तरह सीक्वेंस ऑफ रोज टॉप टू बॉटम इज इनसिग्निफिकेंट। अब इसमें एक चीज आती है, जो टपल्स इन ए रिलेशन डोंट हैव एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, लेकिन फ्लैट फाइल में या फाइल में उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइल में जो ऑर्डरिंग लिखा हुआ है रोज कॉलम और वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फाइल की जो रीडिंग होती है वो उसमें कोई ये प्राइमरी की वगैरह से नहीं रीडिंग होती है, वो एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एप्लीकेशन प्रोग्राम जो भी लिखोगे, मतलब कुल मिला के बात ये है कि फाइल की रीडिंग एक्सेसिंग डिफरेंट तरीके से होती है, और जो टेबल्स इन रिलेशनल डेटाबेस वो दूसरी तरीके से होती है, क्योंकि वो डीबीएमएस के थ्रू कंट्रोल होता है। तो अभी कुछ सेकंड बचे हैं, मैं फिर से चला लूंगा, तो फिर से जुड़ जाना तुम लोग। अब हम बात करते हैं क्वेरीज।